आज के दौर में सरकारी नौकरी मिलना सच में भगवान से एक भेंट होने के बराबर है। जैसे कि पूर्व जन्म में यदि आप तैयारी करते भगवान से प्राप्ति की, उतना इम्पोर्टेंट है आज एक सरकारी नौकरी। और ये दर्द केवल और केवल एक वही एस्पिरेंट समझ सकता है जो पिछले 2 साल से 3 साल से 6 महीने से और 5 साल से 8 साल से तैयारी कर रहा है। और बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो यूपीएसआई की पहले से तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की पिछली वाली भर्ती में फेल हो गए या फिर फाइनल बाहर हो गए। उनके ऊपर क्या बीतती होगी और वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इस टारगेट को मैंने सेट किया हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम पूरे जो भी टारगेट्स दिए हुए हैं उसको आपको बड़े ध्यान से कंप्लीट करना होगा। और लास्ट में आपके लिए मैंने पीवाईक्यू मतलब ओरिजिनल पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जिससे आपको आइडिया पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो सारे क्वेश्चन आपको मैंने करवा दी है इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो हिंदी की भी और पॉलिटी की, क्योंकि मैं मानता हूँ यही 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप पॉलिटी की क्लास करना है तो उसमें मैंने बता भी दिया है कि कहाँ से क्लास करोगे। और दूसरी बात, जो मैंने प्रैक्टिस सेट बोलता हूँ कि प्रैक्टिस सेट वहाँ से कर लो, तो आप प्रैक्टिस जा करके फिर वो RW चैनल पे करवाते ही हैं मैथ की और हिंदी की, तो वहाँ से उसको कर लेना। और GS को अवॉइड कर सकते हो क्योंकि आप इतना पढ़ ही रहे हो कि आपकी वो तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपसे इतनी ही गुजारिश है कि अब जो समय है परीक्षा का वो बहुत कम हो गया है, बहुत कम समय में ही एग्ज़ाम होने की आशंका है। लेकिन मेरा मानना है कि ये दिसंबर में नहीं होने वाला, दिसंबर को तो क्रॉस कर ही जाएगा, मेरा इतना तो भरोसा आप रख सकते हो। बट मैं नहीं जानता कि कब है, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि दिसंबर के बाद ही होगा। क्यों? अगर दिसंबर में होना होता और 15 तारीख के पहले होना होता तो अब तक सूचनाएं आ जाती, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने बोला है कि 4 हफ्ते पहले मैं आपको सूचना दूंगा। इस वजह से मुझे अब लग रहा है कि ये एग्ज़ाम जाएगा भी तो मेरे हिसाब से अनुमानता कहीं हो सके तो फरवरी की शुरुआत में जाए। ऐसा कि जो यूपी बोर्ड के सेंटर बने हुए हैं उनसे पहले ये एग्जाम हो सकता है मे बी, ठीक है। तो आप इतना तो चौकन्ना रखो। और जो लोग अगर सिलेबस के पीछे हैं तो आराम से इसे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और बेहतर भविष्य के लिए अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करें कि भैया होमगार्ड की भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। भाई देखो, अगर आप डेडिकेटली यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हो तो कोई भी बीच में मत लाओ बीच में। लेकिन यदि आपके मन में थोड़ा भी डाउट है कि नहीं भाई, लग रहा है कि मेरे से यूपीएसआई इतने ज़्यादा कंपटीशन में नहीं हो पाएगा, तो आप डेडिकेटली हो यूपी होमगार्ड को तैयारी कर सकते। देखो, वो खराब नौकरी नहीं है, दुनिया को कहने दो जो कुछ भी कहता है। जाकर के जब कंपनी में मजदूरी करोगे और 15,000 रुपये पाओगे तब समझ में आएगा वो दर्द कि क्या होता है दर्द। आज 30,000 होमगार्ड पा रहे हैं और 8 घंटे की ड्यूटी करके अपने घर के आसपास के एरिया में रह रहे हैं। तो होमगार्ड बनना इज नॉट इंपॉर्टेंट, उस वर्दी से जो पैसा आता है, जो उससे सेवा होती है, वो मैटर करता है। और आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ है, ये बात आप जानते हो। और इसी पैसे के लिए आप तैयारी कर रहे हो, इसी पैसे के लिए, इसी खुशी के लिए, माँ बाप की खुशी के लिए, इसी के लिए आज दिन रात एक करके आप कर रहे हो। अगर ये नहीं करना होता तो आप शायद आराम से बैठ के कहीं अंबानी के घर जैसे मजे मारते, लेकिन नहीं, आप उसी लिए इतना दिन रात एक करके रात को जग के पढ़ाई कर रहे हो ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। और ये बातें मैं सारी दिल से कह रहा हूँ, इसलिए मैं भाई मैं समझ सकता हूँ। तो थोड़ी भी डाउट नहीं रखनी है, होमगार्ड का फॉर्म भर देना है। आप जब भी फॉर्म आता है आप फॉर्म भरना, उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप इतनी ही शर्म है तो उसको होमगार्ड को निकाल करके, फिजिकल भी निकाल करके फाइनल मेरिट में जाकर के छोड़ देना। क्योंकि हर साल अब होमगार्ड की 44,000 भर्ती एक ही बार में तो आ नहीं जाएगी, कुछ भर्ती आएगी 20,000 22,000 आ जाएगी, वो बचेगी नेक्स्ट वाले में जाके ऐड हो जाएगी। तो इतना घबराने वाली भी बात नहीं है। तो हाँ, एक बात और भी है कि होमगार्ड की जो भर्ती आएगी ना, वो जिले वाइज आएगी। तो आपके जिले में कितनी सीट की संख्या है उसी के अनुसार आएगी। मान लेते हैं आपका जिला बड़ा है तो उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, जैसे प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी। लेकिन जैसे कि छोटे जिले हैं, हापुड़ जैसे, मतलब जो छोटे जिले हैं, है ना, जैसे सिद्धार्थनगर हो गया, या फिर आप और भी और बहुत सारे छोटे हैं, जैसे कि हापुड़ है, हापुड़ का नाम मैंने तो ले लिया है। इन सब जगह में बहुत कम वैकेंसी आएंगी, है ना। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो अब जो टारगेट है वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या टारगेट मिला, वो ध्यान से कर लेना और वीडियो को स्किप किए बिना। और हाँ, एक बात और, अभी तक देख लियो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने भाई को सपोर्ट कर देना। हाँ, लाइक करोगे तभी तो 15,000 होंगे ना आप लोग मेरे फैमिली में। तो थोड़ी सी बाकी है, उसको कंप्लीट करवा दो। और हाँ, नीचे एक जरूर अच्छा सा कमेंट कर देना, उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता, फिर भी मतलब मेरे को मैटर करता है ना। और चलिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अभी कीजिए, रुक के अभी कीजिए। और चलिए, अब टारगेट आज है, पूरा ध्यान से टारगेट करके वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करना है कि भैया मैंने टारगेट नोट डाउन कर लिया है। और मैं कल आकर के इसी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करूंगा कि नहीं भैया मेरा टारगेट कंप्लीटेड हो गया है। चलिए, तो टारगेट को देखिए, टारगेट में क्या क्या आपको मिला होगा।
तो यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों के लिए टारगेट है, आप दोनों ध्यान से कर ही रहे हो। तो आज डे 9 है, 45 डेज़ का हार्ड चैलेंज है। तो आज मैं कुछ क्लासेस भी दिखा दूंगा जिससे आप अपना कंप्लीट भी कर ले। जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भैया मूल विधि इतना ज़्यादा ब्रॉड है तो किसी शॉर्ट में बता दीजिए, तो हाँ मैं बता देने वाला हूँ इस वीडियो में, आप ध्यान से देख लो। कैलकुलेशन आपको करना है 10 मल्टीप्लाई और 10 सब्सट्रैक्शन करने हैं और 50 स्क्वायर करने, 30 तक के क्यूब करने हैं और फार्मूला की आपको वीडियो कर लेनी है, ठीक है। फार्मूला की वीडियो मैंने बता दी है, साहिल सर की वीडियो है, सर्च कर लेना साहिल सर फार्मूला वीडियो, तो वहाँ से आप फार्मूला देख लेना। आधे आधे घंटे करके डेली करना, कंप्लीट हो जाएगा। और 10 मल्टीप्लाई, 10 सब्सट्रैक्शन और 50 स्क्वायर और 30 तक की क्यूब ये मैंने ऐप बता रखी है, अपने प्लेलिस्ट जा करके चेक करोगे मेरी प्लेलिस्ट में, उसमें मैथ वाले सेक्शन में कैलकुलेशन के लिए बना रखी है, बहुत ज़बरदस्त है वो, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है ना। मैथ आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 3 करना है। हर दिन आप 80 क्वेश्चन करते हो, इसकी वजह से आपको 8 के 24 यानी 240 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। कंप्यूटर नहीं है, कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 240 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, और 2-3 दिन चलेगा तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग आपको 40 ही क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं। तो 40 क्वेश्चन भी बहुत है आपके लिए अगर ध्यान से उसको करते हो तो सीटिंग अरेंजमेंट करना है इसके 40 क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट में दूंगा, तो समझ लो कि 120 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे सीटी अरेंजमेंट में, तो बहुत हो गया उतना। तो पॉलिटी के लिए आपको संविधान, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ करनी है, इसकी एक बार कंप्लीट कर लेना पूरी थ्योरी। तो ये जो वीडियो देख रहे हो यहाँ पे जा कर के आप इस वीडियो को देख लेना, इसको जाके कंप्लीट कर लेना, है ना। इसकी पीडीएफ भी है इनके ऐप पे, तो वहाँ से भी लेकर के पीडीएफ भी कर सकते हो, या फिर अगर आप इनका क्लास देखो तो जीएस रिव्यू नाम का चैनल है, उस चैनल से जा कर के आप अपनी पॉलिटी की क्लास कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। ये वीडियो प्रॉपर उसमें पूरी अनुसूचियों को बहुत ध्यान से बताया इन्होंने। मूल विधि में आप देख रहे हो ना BNSS, तो इसका आज डे 3 है। तो डे 3 में जीएस रिव्यू नाम के चैनल पे जब देखो इस वाली वीडियो को कर लेना है ना, इसमें देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, इस वीडियो को आप कर लो। ये मूल विधि की प्रॉपर एकदम अच्छी वीडियो है, एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा BNSS, है ना। तो इसी को अगर 2 पार्ट में 3 पार्ट में करके देखना होगा कर लेना, या फिर कल आज पूरा कर लो, फिर भी कल एक बार फिर से जब मैं दूंगा तो फिर से एक बार रिविजन कर लेना, ठीक बात है। और पीडीएफ इनके ऐप पे भी मिलेगा, तो आप जा करके वहाँ से ऐप अगर ले लेते हो, तो ऐप से अगर आप परचेज कर लेते हो उनका, तो वहाँ से भी आप चाहें तो कंप्लीट कर सकते हो पूरा एकदम शॉर्ट नोट्स में। हिंदी में आपको विशेषण करना है, विशेषण के पार्ट नंबर 1 कर लेना है, इसमें थ्योरी कर लेनी है, ठीक है ना। तो पूरा आज 3 पार्ट दूंगा मैं, तो आज थ्योरी करोगे और 2 दिन क्वेश्चन लगाओगे, 40 मतलब 80 के करीब में क्वेश्चन लगा लोगे, विशेषण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हिंदी 2 में मुहावरा करना है, मुहावरा के पार्ट नंबर 3 करनी है ना। मुहावरा अब हो ही गया होगा, आज पूरा कंप्लीट हो गया मुहावरा। तो अगर एक दिन में अगर अब 30 भी 40 भी पढ़ रहे होगे ना, तो 100-150 मुहावरे बहुत होते हैं, उतना हो गया, फिर बाद में भी पढ़ लेना। साहित्य में आपको राम वृक्ष बेनीपुरी जी का करना है, ये लेखक हैं, इनका ज़रूर कर लेना अच्छे तरीके से। इसको मैं शॉर्ट के माध्यम से, शॉर्ट वाली वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, वहाँ से कंप्लीट कर लेना, शाम तक अपलोड हो जाएगी, उससे पहले ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और फिर RWA का प्रैक्टिस कर लेना, जो करवाते हैं सर, तो उसमें से मैथ और हिंदी जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने इसके आगे क्लास है, इस क्लास को कंप्लीट करो, हिंदी को बढ़िया से ध्यान से देख लो, उसके बाद फिर पॉलिटी है, तो पॉलिटी के सारे PY क्वेश्चन हैं, PYQ जो भी आए हैं, तो एक बार देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि नहीं यार मैंने ये किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और ये मूल विधि की और पॉलिटी की मैंने बता भी दी कि छोटे में क्लास कहाँ से आप कर सकते हो और नोट्स भी ले सकते हो। तो जैसा कि हम लोगों ने कल तक क्रिया का सकर्मक रूप कर चुका था, आज अकर्मक रूप है। हाँ, आज मैंने विशेषण दिया है, तो आज विशेषण की थ्योरी आपको कंप्लीट करेंगे, तो कल विशेषण के क्वेश्चन कराऊंगा। आज क्रिया का पूरा क्वेश्चन करा के खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपने पढ़ा नहीं है तो अभी वीडियो देखेंगे, तो कल वाली जो है ना उसका रिवीजन ही तो है ये, तो आप ध्यान से कर लें। निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में होगा है? मैं सोता हूँ, देखो मैं पाता हूँ, उसने खाई, उसने पीटा, इसमें नहीं, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग इसमें हुआ है कि मैं सोता हूँ, है ना। चलिए, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम सोता है, ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती हैं, वो सिर खुजलाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये सारी की सारी क्या हैं? आपकी सकर्मक क्रिया है। लेकिन राम जो सोता है ना, ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है कौन सी क्रिया है? तो बच्चा रो रहा है ना, रो रहा है, ये एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अनेकार्थक, पूर्वकालिक और सकर्मक नहीं है, ये एक, ठीक है। अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव डालता है? तो अकर्मक क्रिया इसमें से कर्ता पर प्रभाव डालता है। अकर्मक क्रिया किस पर प्रभाव डालता है? कर्ता पर प्रभाव डालता है। ये भी एक बार फिर से देख लेते हो, क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। और कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक होता है, एक सकर्मक होता है। जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक है, जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक, ठीक बात है। सीता सोई है, सीता सोई है, सोई कौन सी है? अकर्मक क्रिया है।
सोई है, ये कोई कर्म थोड़ी है इसमें। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक है? अकर्मक किस में है? गाड़ी चलाता है ये तो सकर्मक है, स्वेटर बुनती है, खाना खा रहा है ये भी है, राम हंसता है ये अकर्मक है। ठीक है, श्याम हंसता है, मनोहर सो रहा है, मनोहर सो रहा है एक अकर्मक क्रिया है, सोना कोई कर्म थोड़ी है, अकर्मक क्रिया ये। राम हंसता है ये भी अकर्मक क्रिया है। ठीक, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा है? क्रियार्थक संज्ञा को ध्यान से रख लो, क्योंकि बाकी सर तो सकर्मक अकर्मक आ रहा था, लेकिन ये एक अलग क्वेश्चन है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये एक क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा है, क्या होती है क्रियार्थक संज्ञा? देख लो एक बार फिर से। वाक्य में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से क्रिया का बोध होता है उसे क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, जिस संज्ञा शब्दों के माध्यम से क्रिया का बोध होता है वो क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। ये देखो एक बात ध्यान दें, ये 12/11/2021 को पूछा है, सेम टू सेम। 24/11/2021 को सेम टू सेम एक ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछा है, सेम टू सेम। मतलब समझ लो प्रीवियस ईयर एकदम आ भी रहा है उसी में, उसी शिफ्ट का उसी टाइम एग्जाम में आ जा रहा है। लेकिन हाँ, ये इस बार ऑफलाइन होगा तो उतना ज़्यादा संभावना नहीं है कि रिपीटेड हो, लेकिन फिर भी ये तो याद रखना है कि पीवाई क्वेश्चन से ही ज़्यादा आएंगे। तो ये क्रियार्थक संज्ञा थी, आपको बताया भी था। ठीक है, अब देखो ये आता है आपका विशेषण। तो विशेषण के कुछ क्वेश्चन विशेषण के भी करा देते हैं। आज विशेषण है तो विशेषण को अच्छे से आप थ्योरी कंप्लीट कर लेना, है ना, और उसके बाद कल से इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन भी आगे से करेंगे, बट कुछ तो क्वेश्चन किया जाए विशेषण के। विशेषण की परिभाषा और वैसा तक तो कर लिया जाए। तो विशेषण की परिभाषा क्या है? निम्न वाक्य में से विशेषण किस अवस्था में है? यह करेला कड़वा है। कड़वा है, क्या है, किस में है ये? उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, अधिकावस्था या मूलावस्था? तो ये किस में है? अभी मूलावस्था में है ना, ये मूल अवस्था में। देख लेते हैं क्या क्या होती है। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, एक होती है मूला, दूसरा होती है उत्तरा और एक होती है उत्तमा। तो जो मूलावस्था होती है, मतलब शुरुआती अक्षर वाली जो रहती है, उन्हीं को मूलावस्था कहते हैं। जब डिटेल में आप पढ़ोगे तब पता चलेगा आपको। ठीक है, किससे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता? विशेषता किससे पता चलता है? विशेषण से। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वही तो विशेषण होता है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने मुख्यतः भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी बता दे रहे हैं आपको। इसमें से 4 होते हैं: सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना, याद रखना। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? अभी बता दिया कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसके अंदर भी प्रकार हैं ना, गुणवाचक में भी कई प्रकार के हैं। देखो, जैसे परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। विशेषण में गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक, ये तो मैंने बता ही दिया। चारों के भी उपभेद होते हैं, तो इनका उपभेद के बारे में कई जगह दिया हुआ है, तो बट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कर लेंगे जब अगली टॉपिक क्या करेंगे। जिन संख्याओं में विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषताएं बताई जाती हैं वो विशेष होते हैं, है ना। जिन संज्ञाओं की विशेषता, मतलब जैसे कोई एग्जाम्पल हो, जैसे कि वो सोना अच्छा, वो अच्छा लड़का है। अच्छा, तो लड़का शब्द विशेष से है ना, और अच्छा जो है वो विशेषण। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। ठीक है, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब सब विधेय विशेषण। मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैराग्यों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। देख लेते हैं। जिन वाक्य में यदि विशेषण विशेष्य के बाद आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। किसी वाक्य में यदि विशेषण जो होता है वो विशेष्य के बाद आए, मतलब पहले विशेष से हो जाए, ठीक है, बाद में विशेषण हो, ठीक है ना, उसमें ये होता है विधेय विशेषण। ठीक है, लेकिन वैसे कौन सा स्पर्श बोधक विशेषण है? देखो, ये तो मैंने नाम भी नहीं पढ़ा था, बहुत दिक्कत होती थी, इसीलिए कहते हैं ना एक एक चीज़ को प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है कि कितना पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श बोधक विशेषण था? इसमें से स्पर्श बोधक विशेषण कौन सा है? इसमें से कोमल जो है ना स्पर्श बोधक विशेषण है, मतलब जो स्पर्श करने पे पता चलता है, छूने पे पता चलता है, तो कोमलता का प्रतीक होता है। जहरीला तो जीभ का टेस्ट है, ये थोड़ी स्पर्श छू के थोड़ी होता है। उत्तरी दक्षिणी ये तो चीज़ नहीं, बड़ा छोटा ये तो स्पर्श करके देख नहीं सकते। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, तो इसमें से कौन सा शब्द प्रविशेषण है? सुंदरता, सुंदरता तो खुद ही एक विशेषण है। उर्वशी की विशेषता बता रहा है कि ये सुंदर है, लेकिन अत्यंत हो गए यानी प्रविशेषण। विशेषण का भी विशेषता जो बताए वो होती है प्रविशेषण, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वनामिक विशेषण से कल करेंगे, ठीक है ना। और इतना ही इस वीडियो को रखते हैं। फिर पॉलिटी देख के जाना, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी विशेषण के कितने क्वेश्चन है टोटल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ।
विशेषण के अभी गुणवाचक हैं, गुणवाचक के बाद ये पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया, तो अब एक बार पीडीएफ को देख लेना। संख्यावाचक भी है और 55 आई थिंक परिमाणवाचक भी है, अलग अलग भी इसमें टॉपिक है, विशेष से विशेषण है, ये भी शायद साथ है। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि विशेषण बहुत अच्छा टॉपिक था। 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कल हम लोग लगभग 30 से 40 क्वेश्चन के करीब में करेंगे, तब जा करके 100 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो आज तक इतना ही क्लास रहेगी, ठीक। कल मतलब हिंदी की क्लास, अभी पॉलिटी देख के जाना, पॉलिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो सर्वनामी विशेषण यानी क्वेश्चन नंबर 10 से हमें करना है। आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये जरूर बताएंगे, और सर्वनामी विशेषण पढ़ के आएंगे, अच्छे से पढ़ के आएंगे। कल सर्वनामी के साथ साथ और भी विशेषण किए जाएंगे। तो हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व के लिए मैंने बोला था कि नीति निर्देशक तत्व आप पढ़ के आओगे, और मूल कर्तव्य के इससे क्वेश्चन करेंगे, और हम लोगों ने पूरे 161 क्वेश्चन कर लिए थे इस टॉपिक से। अभी 162वां क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको, और क्वेश्चन पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखिए कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। मतलब राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का किस अनुच्छेद में ये अधिकार देता है, कौन सा राज्यों को निर्देश देता है कि गायों का वध नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत गायों, बछड़ों व अन्य दुधारी पशुओं का वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों को सुधार करने के लिए राज्य को निर्देश दिया है। यानी अगर आप चाहें तो आप उस राज्य में जो गायों पर, बछड़ों पर या अन्य दुधारू पशुओं को वध हो रहा है उस पर आप रोक लगा सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एक मौलिक कर्तव्य, ये कर्तव्य की बात कर रहे हैं हम लोग, नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य किस लिए प्रयास करेगा। क्या ये पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेगा, पर्यावरण में सुधार का प्रयास करेगा, देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग का प्रयास करेगा। क्या ये प्रयास करेगा, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं हमें, ठीक है। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी ABC, ये तीनों के तीनों काम करते हैं, डी वाला नहीं, सहयोग की कोई बात नहीं है। तो 48A में लिखा है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा, सुधार व देश में वनों और वन्य जीवों संरक्षण का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग होते हैं, रूरल में प्रमोट करने, कॉटेज इन इंडस्ट्री होती है, उनको कौन सा प्रमोट करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 43 में, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश करता है। इसके अनुसार राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं सिटीजन पर। मौलिक कर्तव्य केवल सिटीजन पर लागू होते हैं, विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं, है ना, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक पर ही लागू होते हैं, और ये गैर न्यायोचित और गैर प्रवर्तनीय होते हैं। उल्लंघन मामले में सरकार द्वारा कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जाकर के इसके लिए केस कर दोगे तो उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये प्रवर्तनीय है, ठीक है। 1976 में इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित में से ये भी याद रख लेना, वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है ना, और जिसमें से 10 तो 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा था, लेकिन जो 11वां है शिक्षा का अधिकार वाला है ना, वो जो जोड़ा गया था वो 2002 के 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरिश से लिया गया है, ये तो आप जानते ही हो, ये भी देख लो एक बार फिर भी। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वाविलोकन, और जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, ठीक है, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जापान भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही तो हमें काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित। तो 4 एक फंडामेंटल कर्तव्य से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, ठीक है। कब जोड़ा गया, 1976 में 42वें संविधान संशोधन, लेकिन 10 जोड़े थे कि 11वां कब जुड़ा, 2002 में 86वें संविधान संशोधन में, ठीक है ना। 2002 में कौन सा जुड़ा, साफ क्वेश्चन पूछ भी दिया है ना, 86वें संविधान संशोधन, साफ क्वेश्चन ही पूछ दिया है, ठीक बात है। 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। भाग 4 में एक मौलिक कर्तव्य है, इसमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य, कर भुगतान, भारत सरकार की प्रशंसा करने का या सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा का अधिकार। तो इसमें से सबसे जो मौलिक कर्तव्य में चला गया है, संपत्ति की सुरक्षा का मौलिक का कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन यानी 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया, इसे भाग 4 क में और 51 क के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? दोहरी परिसंकट के विरुद्ध कौन सा सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसमें सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 20, है ना। यानी आपके पास अगर आप कोई ऐसा काम कर दिए हो जिसको मतलब आपके कई सारे एक ही साथ अगर कार्य है तो उसका सज़ा एक ही बार दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि बार बार आपको सज़ा दिया जाए, ठीक है ना। दोहरा सज़ा नहीं दिया जाएगा, है ना। तो अपराधों के लिए दोषसिद्धि का प्रावधान इसी में है, लेकिन अनुच्छेद 20 क्या करता है कि आपको एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता, मतलब दोहरा नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी है 48A, है ना। ये तो पर्यावरण वाला याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किसके समय में हुआ? तो जब ये इंदिरा गांधी थी ना तभी हुआ था, ठीक है। ये तो आप जानते ही हो, बार बार 42वां संविधान संशोधन अब जानते हो 1976 में उन्हीं का सरकार था, ठीक। और ये वाला जो लास्ट वाला हुआ 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है ना। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपको पता ही हो गया कि टोटल 11 हैं, ठीक है ना। 10 पहले थे, बाद में एक शामिल हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भौतिक कर्तव्य दोनों समान है? कौन सी ऐसी विशेषता है जिसमें दोनों समान है ना। तो ऑप्शन देख लो, दोनों ही न्याय संगत है, दोनों गैर न्याय संगत है, दोनों उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है, दोनों मूल भारतीय संविधान के हिस्सा नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, दोनों के दोनों न्याय संगत नहीं है, मतलब गैर न्याय संगत है। ऐसा नहीं कि इनसे जाकर के आप न्याय की भीख मांगने लगोगे, नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके रूप में वर्णित किया है? तो इन्होंने वर्णित किया है संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 176 से, और ये कल किया जाएगा। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मैं अभी रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ 3 बजे, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और एक नीचे प्यारा सा कमेंट आपका, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, तो प्लीज़ एक नीचे कमेंट जरूर कर देना। जो भी आपको कहना होगा, जो भी आपसे बात करनी होगी, एक बार जरूर कमेंट कर देना। तो इसलिए इसी बात पे एक बार प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।